गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 12वीं में हिंदी का पाठ नंबर 9 उसका भाग 2 गजल, जिनके कवि हैं फिराक गोरखपुरी, तो उस गजल के जो शेर दिए गए हैं उसमें यानी जो पद्यांश दिए गए हैं उसके बारे में समझा रही हूँ। इससे पहले के वीडियो में मैंने 3 शेर जो थे उसका सरलार्थ आपको समझा दिया है और उसके प्रश्न उत्तर भी सुने। तो अब हम चौथे शेर से शुरू करेंगे, यानी चौथा पद्यांश है। अब इसमें कवि क्या कहते हैं, जो मुझको बदनाम कर रहे हैं काश वो इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। अब इसमें कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि लोग मेरी निंदा करके, मेरी बुराई करके मुझे बदनाम कर रहे हैं और वे समझ रहे हैं कि उनकी बुराई करके हम जो हैं स्वयं बुरे नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं होता है। यदि हम किसी की बुराई करते हैं, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना रखते हैं, तो इससे हमारी स्वयं की भी बुराई ही होती है, हमारे भी बुरे गुणों का पता चलता है। तब लोगों को पता चलता है कि ये व्यक्ति कितना दूसरे के प्रति अपने मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखता है। तो इसलिए कवि कहते हैं जो मेरी बुराई कर रहे हैं वे ये भी सोच लें कि वे मेरे साथ साथ स्वयं की भी बुरी आदतों के बारे में लोगों को बता रहे हैं। फिर आ जाता है इसका 5वां पद्यांश, ये कीमत भी अदा करें हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। अब कवि कहता है कि जो गहरा और सच्चा प्रेम करता है, किसी से भी जो सच्चा प्रेम करता है तो लोग उसे क्या करते हैं, दीवाना कह करके पुकारते हैं। तो कवि कहता है कि मुझे लोग दीवाना कह रहे हैं क्योंकि मैं अपनी प्रेयसी से बहुत प्रेम करता हूँ, तो मैं ये कीमत भी अदा करने के लिए तैयार हूँ। यानी मैं पूरी समझदारी से, तो कहते हैं ना मेरी ये कीमत भी अदा करें हम बदरुस्ती होशो हवास, पूरे होशो हवास में पूरी समझदारी से मैं ये कीमत भी अदा करने के लिए तैयार हूँ। यानी लोग मुझे दीवाना कह रहे हैं तो मैं वो भी सुन लेता हूँ। अब इसके जो है कुछ प्रश्न उत्तर भी थे। तो पहले पद्यांश के जो मुझको बदनाम कर रहे हैं उसके हमने नहीं किए। पहले कवि को बदनाम करने वाले कौन लोग हैं, कवि को बदनाम करने वाले उसके अपने ही मित्र और दोस्त हैं, जो कि उससे उसकी कामयाबी को देख करके, जो उसकी प्रशंसा को सुन करके सहन नहीं कर पाते हैं और उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कवि अपनी बदनामी करने वालों से क्या चाहता है, कवि चाहता है कि यदि वो मेरी बदनामी कर रहे हैं तो वो ये ना समझें कि उनके गुण लोगों के सामने प्रकट हो रहे हैं, बल्कि उनके भी अवगुण ही लोगों को दिखाई दे रहे हैं कि वे कैसे जो है दूसरों से ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखते हैं। तीसरा प्रश्न आता है, मेरा पर्दा खोले है से कवि का क्या आशय है। यानी कवि कहते हैं मेरा पर्दा खोले है, यानी मेरे अवगुणों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। जो उनके मित्र हैं ना, वो उसके इसलिए कह रहे हैं कि वो ईर्ष्या के कारण जो है कवि के दोषों को दूसरों के सामने प्रकट कर रहे हैं। कवि का पर्दा खोलने वालों का पर्दा कैसे खुल रहा है। अब जो कवि की बुराई कर रहे हैं वो कवि की तो बुराई कर ही रहे हैं, साथ में वे अपने भी अवगुणों को लोगों के सामने प्रकट कर रहे हैं। यानी उनमें जो सज्जनता है वो लोगों से छिपी हुई है अभी तक, लेकिन जब वो दूसरों की बुराई करेंगे, लोगों के सामने अवगुणों को बताएंगे, तो पता चलेगा कि वे खुद जो है अपने मन में कितना ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखते हैं दूसरों के प्रति। ये जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति के प्रति ही ईर्ष्या की भावना हो। जब मन में ऐसी भावना आने लग जाती है तो वो किसी के लिए भी आ सकती है। अब ये कहते हैं ना कि हम जहाँ पे भी 4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो हम लोगों के गुणों को प्रकट नहीं करते हैं, उनके अवगुणों के बारे में ही दूसरों को बताते रहते हैं। अब जिस व्यक्ति में अवगुण है तो उसमें कुछ गुण भी तो होते होंगे, लेकिन गुण लोगों के सामने हम प्रकट नहीं करते। ये व्यक्ति का स्वभाव ही है कि दोषों को ही बताता है दूसरों के सामने, लेकिन अवगुणों को ये बता करके गुणों को छोड़ देता है, गुण नहीं बताता किसी के भी सामने। तो अब दूसरा, ये कीमत भी अदा करें, इसके भी प्रश्न, कवि किस चीज की कीमत
कीमत अदा करना चाहता है। किस चीज़ की कीमत अदा करना चाहता है? अपने प्यार की कीमत अदा करना चाहता है, कि अपनी प्रेयसी से बहुत प्यार करता है और उसकी कीमत वो अदा करने के लिए तैयार है। कर भी रहा है, क्योंकि लोग उसे दीवाना कह रहे हैं कि वो अपनी प्रेयसी से कितना प्रेम करता है। बदुरुस्ती ए होशो हवास का क्या आशय है? यानी वो अपनी प्रेयसी से बहुत अधिक प्यार करता है, इसके लिए लोग उसका मजाक उड़ाते हुए उसे दीवाना कहते हैं। वे सब कुछ सहन करने के लिए तैयार है, पूरे अपने होशो हवास में इस कीमत को चुकाने के लिए वो तैयार है। सौदा करने से क्या तात्पर्य है? अब सौदा करने से क्या तात्पर्य होता है? सौदा करने से तात्पर्य है मूल्य चुकाना। हम किसी से चीज लेते सौदा करते हैं तो उसका सही मूल्य जो है चुका देते हैं। कभी भी अपने प्रेम का मूल्य, अपने प्रेम की कीमत अपनी दीवानगी से चुका रहा है। अब अगला इसका गजल है छठी। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो लेते हैं। तेरे गम का पासे अलग है। अब कवि क्या कहते हैं, क्योंकि वो अपनी प्रेयसी से बहुत अधिक प्रेम करता है, तो वो कहता है कि अब उससे जब दूर रह रहा है तो दुखी भी बहुत है। तो वो कहता है मुझे तेरे दुख का, यानी तुम्हारे दुख का पूरा ध्यान है, मैं तुम्हारे प्रेम का पूरा सम्मान करता हूँ, परंतु इसके साथ ही मुझे दुनिया का भी ध्यान रखना है। अब मैं दुनिया का ध्यान रखते हुए तुम्हारे प्रति अपने प्रेम को खुलकर प्रकट नहीं कर सकता, इसलिए मैं क्या करता हूँ, छुप छुप के अकेला ही रो लेता हूँ। विरह के कारण जो है दुखी तो बहुत है, लेकिन दुनिया के सामने प्रेम को प्रकट नहीं कर सकता। दुनिया के सामने प्रकट करेगा तो लोग क्या कहेंगे, उससे जो है कवि के साथ साथ उसकी प्रेयसी, उसकी भी बदनामी हो जाएगी, उसे भी लोग बुरा भला कहेंगे। इसलिए वो जो है अपने मन में ही अपने प्रेम को छिपा करके रखता है, लोगों के सामने प्रकट नहीं करता, ताकि उसकी भी इज्जत बनी रहे और खुद की भी इज्जत बनी रहे। अब इसके प्रश्न है, तेरे गम के पासे अदब है से कवि का क्या आशय है? इसमें कवि का कथन है कि कवि अपनी प्रेयसी से दूर है ना, तो उसकी प्रेयसी भी उससे बहुत दूर रहने के कारण बहुत दुखी है, तो वो इस बात को स्वीकार कर रहा है, लेकिन दुनिया के डर से वो अपनी प्रेयसी के पास नहीं जा सकता, लेकिन उसके वियोग में वो बहुत दुखी है। दूसरा प्रश्न, दुनिया का ख्याल होने के कारण शायर क्या करता है? दुनिया का ख्याल होने के कारण शायर अपनी प्रेयसी को अपने पास नहीं रख सकता, खुद अपनी प्रेयसी के पास नहीं रह सकता, उससे अपने प्रेम का इजहार नहीं कर सकता, ताकि लोग जो हैं उन दोनों के बारे में कुछ बातें न करें। तो इसलिए जो है वो अपनी प्रेयसी के सामने अपने दर्द को भी खुल करके प्रकट नहीं कर पा रहा है। दर्द के मारे छिप छिप कर कवि क्यों रोता है? क्योंकि वो अपनी प्रेयसी के पास नहीं रह रहा, उसके वियोग उसके साथ है, यानी दूरी उसके साथ है, इसलिए वो जो है अपने इस दर्द को किसी के सामने प्रकट भी नहीं कर सकता, छिप छिप के अकेला ही इस दुख में वो रोता रहता है। अब कवि किस अंतर्द्वंद में फंसा है? अंतर्द्वंद क्या होता है? कुछ ऐसा काम हम सोचे ना कई बार ये करना चाहिए तो ठीक होगा, फिर कह देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, यदि ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो मन के अंदर द्वंद्व चलता रहता है भी हम ये काम करें या ना करें। अब कवि के मन में भी यही है कि वो अपने प्रेम को सबके सामने प्रकट करें या ना करें, इस अंतर्द्वंद में कवि फंसे हुए हैं। अब इसका जो है एक अगला पद्यांश है, पद्यांश नंबर 7, जो मैं आपको इस बुक में से ही पढ़ के बताती हूँ। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। कवि कहता है फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, प्रेम और सौंदर्य का संसार में भी लेन देन का संतुलन चलता रहता है। प्रेम और सुंदरता के संसार में जो लेन देन वो चलता रहता है। प्रेम में प्रेमी के प्रति जो जितना ज़्यादा स्वयं को भुला देता है, बदले में उसे उतना ही अधिक प्रेम मिलता है। अब कवि ऐसा ही कर रहा है,
वो अपनी प्रेमिका से दूर है, अपनी प्रेयसी से दूर रह रहा है, इस वियोग के कारण बहुत दुखी है, लेकिन फिर भी वो किसी के सामने अपने प्रेम को प्रकट नहीं करता, अपने प्रेम का इजहार नहीं करता, ताकि दोनों की बदनामी ना हो। और दूर रहने के कारण ये प्रेम, उनका आपसी प्रेम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी एक दूसरे से वो और अधिक प्रेम करने लगे हैं। अब आलमी हुस्नो इश्क का क्या तात्पर्य है? आलमी हुस्नो इश्क यानी इसका अर्थ है सुंदरता और प्रेम। तो ये इसमें कवि ने क्या बताया? सुंदरता और प्रेम का संसार। प्रेम और सौंदर्य की दुनिया की क्या विशेषता कवि ने बताई है? इसमें कवि ने बताया है कि प्रेम का संतुलन जरूरी है। अब एक तरफा प्रेम नहीं होता। यदि एक तरफ से प्रेम हो रहा है, दूसरा व्यक्ति प्रेम नहीं करता, तो वो कोई प्रेम नहीं है। प्रेम का दोनों तरफ से होना जरूरी है। इसलिए इस प्रेम में प्रेमी और प्रेमिका दोनों का योगदान होता है। उस प्रेम के लिए त्याग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यानी प्रेम में त्याग की भावना का होना जरूरी है। तीसरा प्रश्न, फितरत का कायम है तवाजुन में कवि किस संतुलन की बात कर रहा है? कवि प्रेमी और प्रेमिका के बीच लेन देन के व्यवहार का जो संतुलन है वो बनाए रखने की बात कर रहा है। फिर है, उसको उतना खोले हैं का प्रतीकार्थ क्या है? मतलब प्रेमी और प्रेमिका जितना एक दूसरे से अधिक दूर रहते हैं, उतना ही वो उनसे एक दूसरे से ज़्यादा प्रेम प्राप्त करते हैं। अब खुद को खोने का मतलब है अपने अहंकार को त्यागना। तो इसलिए कवि ने कहा है कि उनको भी खोए, इसका प्रतीकार्थ बताया है। भी जरूरी नहीं है कि हम जो प्रेमी और प्रेमिका पास रहते हैं तो वो एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो यदि एक दूसरे के विरह में दुखी भी हैं और दुखी होने के साथ साथ उनका प्रेम भी बढ़ता जाता है। तो आज हमने जो है इसके 7 पद्यांश यानी 4 से 7 तक हमने कर लिए हैं। अभी इसके कुछ और पद्यांश भी हैं, यानी कुछ और शेयर भी हैं जिसका हम सरलार्थ करेंगे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।